हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही आर के परिवार में। जैसे कि हमारा जो हिंदी में जो टॉपिक जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहे थे विराम चिन्ह। बाकी भेद में ही विराम चिन्ह चल रहा था टॉपिक। विराम चिन्ह हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज ही हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम ही संज्ञा से लेके अव्यय तक, जिसमें मैंने जब पहली क्लास बनी थी हमारी सिलेबस की उसमें मैंने डिस्कस करे थे। मैंने इसके ही कुछ चैप्टर के टॉपिक बताए थे कि इस चैप्टर में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। मैंने क्या क्या टॉपिक बताए थे इसमें? हमने बताए थे पहला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा में हम पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक। ये टॉपिक बताए थे किसमें पढ़ेंगे? संज्ञा में। और जो कि अब ये 18 अक्टूबर को जो पैट एग्जाम आ रहा है उसमें हमारा लिंग जो टॉपिक है ये आ रहा है। क्लियर? फिर इसके बाद ही हमने कहा कि इसके अंदर हम फिर दूसरा टॉपिक आता सर्वनाम, विशेषण, फिर क्रिया और फिर अव्यय। अव्यय ये टॉपिक बताए थे। मैंने कहा संज्ञा के अंदर हम लिंग, वचन, कारक पढ़ेंगे और सर्वनाम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद विशेषण टॉपिक चलेगा, फिर क्रिया चलेगी। क्रिया में ही हम इसके अंदर दो टॉपिक पढ़ेंगे। क्रिया के अंदर वाच्य और क्या? काल। वाच्य और काल किसके अंदर पढ़ेंगे हम? क्रिया टॉपिक के अंदर। और अव्यय के बाद ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है कि इसके अंदर इसी चैप्टर के अंदर काफ़ी टॉपिक है तो इसलिए ये चैप्टर लंबा भी खींचेगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले हम देखेंगे इसके बेसिक कुछ पॉइंट। पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका ही इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बेसिक पॉइंट से उठा के फिर लेवल बढ़ाएंगे। क्लियर? फिर एक एक टॉपिक को बेसिक से पढ़ेंगे और कंप्लीट करते करते हर टॉपिक को पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? चलिए चलिए स्टार्ट करें। ये है संज्ञा से अव्यय तक। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं कि शब्द क्या कहा कि शब्द ही किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? जो आते हैं ना शब्द, मतलब शब्द अकेला जो वर्ड या शब्द होता है उसे शब्द मतलब किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन ही क्या है? क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। होने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहा? जो शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं या बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को शब्द ही कहते हैं। जैसे शब्द क्या होते हैं? जैसे हमने अंधकार ले लिया। क्या ले लिया? अंधकार। ये क्या हो गया? इसके आगे नहीं कुछ शब्द, नहीं इसके पीछे कुछ शब्द, तो ये क्या हो गया? एक स्वतंत्र रूप से अकेला ही बोले जाने वाला क्या है? शब्द है। इसके बाद आते हैं पद। पद क्या होते हैं? पद किसे कहते हैं? पद उसे कहते हैं जो वाक्य के अंदर, कोई वाक्य है उसके अंदर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कि वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द
पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द ही पद कहलाते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे कि पद के भेद। टॉपिक डालो, पद के, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। अब क्या देखेंगे? पद के भेद। पद के 5 भेद होते हैं। पद के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पद के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा अव्यय। संज्ञा के अंदर मैंने बताया था, संज्ञा के अंदर ही हम क्या पढ़ेंगे? लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन, कारक किसके अंदर? संज्ञा के अंदर। फिर क्रिया के अंदर ही मैंने बताया था वाच्य और काल, ये पढ़ेंगे। ये किसके भेद हैं? हमारे पद के 5 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अब क्रिया के अंदर वाच्य, काल और संज्ञा के अंदर लिंग, वचन, कारक पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए एक एक टॉपिक उठा के पढ़ेंगे। ये तो हो गए पद के 5 भेद, लेकिन हम प्रयोग के आधार पर बात करें। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। मतलब पद जो होते हैं, प्रयोग के आधार पर पद जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विकारी शब्द, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। ये कौन से होते हैं? पद जो होते हैं हमारे प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? विकारी ही शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द उन्हें कहते हैं ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन करके उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर है? जैसे हम बात करें विकारी, विकारी किन्हें कहते हैं? लिंग, इनमें
लिंग वचन कारक में परिवर्तन करने पर इन पदों में जो परिवर्तन यह कह सकते हैं विकार उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है? इन पदों में जो परिवर्तन ये विकार उत्पन्न हो जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द, अगर इसकी भेद की बात करें कि विकारी शब्द की भेद चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। कितने? चार भेद। कौन कौन से? हम बात करें संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, क्रिया, चौथा है विशेषण। चौथा है विशेषण, मतलब विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये शब्द ऐसे हैं, मतलब संज्ञा आ जाए, सर्वनाम आ जाए, उनमें परिवर्तन करके, लिंग वचन में परिवर्तन करके, तो इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। ये होगा हमारा विकारी शब्द। अब देखते हैं इसके बाद अविकारी शब्द किसे कहते हैं? किसे? अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी किसे कहते हैं? अविकारी में हम बात कर सकते हैं जैसे अव्यय, अव्यय जो होता है ये विकारी शब्दों में आते हैं। अव्यय जो शब्द आते हैं हमारे विकारी शब्द में आते हैं। जैसे अविकारी में आता है। अव्यय जो होते हैं, अव्यय जो शब्द आते हैं हमारे अविकारी शब्द में प्रयोग होते हैं। अविकारी किसे कहते हैं? इनमें लिंग, वचन, कारक आदि में बदलने पर कोई भी यहाँ लिखो,
कोई भी इनमें लिंग वचन कारक आदि में बदलने पर इन पदों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। क्या? इनमें लिंग वचन कारक आदि में बदलने पर, मतलब आदि बदलने पर, तो इन पदों में कोई भी परिवर्तन या इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें शब्द कैसे प्रयोग होते हैं? जैसे इधर, क्योंकि, इसलिए, और आदि ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे अविकारी शब्द होते हैं। क्योंकि लिंग वचन कारक बदल भी जाए तो इन पे कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे कि जैसे शब्द है ऐसे ही प्रयोग होंगे, चाहे लिंग बदले या वचन बदले या कारक में परिवर्तन हो, किसी में भी परिवर्तन होगा, लेकिन इन शब्दों पर कोई भी प्रभाव या कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे ही शब्द क्या कहते हैं? अविकारी। अविकारी में ही जो अव्यय जो शब्द होते हैं हमारे, अव्यय जो शब्द होते हैं, अव्यय शब्द भी इन्हें ही कहा जाता है। जैसे इसलिए, और, तथा, यदि, तब, बब, ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे वो भी अव्यय शब्द होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें इसके भेद कितने होते हैं। अविकारी शब्द के ही कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। इसके भी कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के भी कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होंगे? क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, फोर्थ विस्मयादि बोधक, कौन सा है? विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इसके भी कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उठाते हैं, ये तो हो गई हमारी बेसिक जानकारी। क्या होगा? इस चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी होगी कि विकारी अविकारी शब्द पद क्या हैं, ये हमने देख लिया। अब उठाते हैं एक एक टॉपिक,
संज्ञा से लेके अव्यय तक, इससे स्टार्ट करते हैं पद के ही भेद, मतलब जो टॉपिक हैं जिनके इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करके उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। पहला ही टॉपिक क्या है हमारा, संज्ञा। टॉपिक क्या डालो आप, संज्ञा। पहला ही टॉपिक है हमारा संज्ञा। इसके बारे में, संज्ञा कहते किसे हैं, किसे कहते हैं, इसमें किसी वस्तु या प्राणी या स्थान या किसी के भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, राम, राम, ऐसे जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा का ही शाब्दिक अर्थ होता है क्या है, नाम। क्या है, शाब्दिक अर्थ ही क्या है, नाम। मतलब इसमें संज्ञा में किसी के नाम या किसी भी जाति या किसी भी चीज का नाम होता है, उससे क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु, प्राणी, प्राणी मतलब जीव जंतु, उनके नाम, प्राणी, स्थान एवं भाव के नाम को, भाव आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान एवं भाव आदि के ही नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखेंगे, हमने संज्ञा की डेफिनेशन देख ली, अब इसके बाद देखेंगे संज्ञा के प्रकार। किसके बारे में पढ़ेंगे अब, संज्ञा के प्रकार। क्या, संज्ञा के प्रकार कह सकते हैं या भेद, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकार की व्युत्पत्ति के आधार पर। किसकी, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं किसके, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब उद्गम के स्थान के आधार पर, उद्गम के स्थान या मूल के आधार पर ही हमारे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तीन प्रकार कह सकते हैं, ये भेद कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा, तीसरा है योग गुण,
कौन सा? योग ऋण, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग ऋण, ये क्या होते हैं? हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। एक एक करके इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए, पहले ही क्या है हमारा? रूढ़, रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा की हम बात करें कि इसे कहते किसे हैं, मतलब रूढ़ संज्ञा जो होती है क्या होती है, मतलब क्या क्या कहते हैं इसे? तो क्या कहते हैं? जिस संज्ञा को अलग करने पर, जिस संज्ञा शब्द को, शब्द कर लो, संज्ञा शब्द को, जिस संज्ञा शब्द को अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले तो उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं। रूढ़ संज्ञा कहते हैं। चले, मतलब कोई भी ऐसे संज्ञा शब्द जिसको, उस शब्द को तोड़कर कोई भी अलग, मतलब कोई भी अर्थ ना निकले, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं। रूढ़ संज्ञा की हम बात करें, जैसे कैसे शब्द हो सकते हैं? जैसे हमने बात करी जैसे घर, वश, डर, हल, कृष्णा, जैसे हम बात करें घर, वश, डर, हल, कृष्णा, यमुना आदि, ऐसे शब्द जो होते हैं क्या होते हैं? हमारे रूढ़ संज्ञा शब्द होते हैं। मतलब इन्हें इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे घर है, हमने घर ले लिया, अगर हम इसे अलग करेंगे, ले घर रह, ये हो गया, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, नहीं इसका अर्थ है। तो मतलब ऐसे शब्द जिसका अलग करने पर या तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले तो उसे क्या कहते हैं? हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? फिर देखते हैं यौगिक क्रिया। सेकंड है हमारी यौगिक क्रिया, यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो कम से कम दो शब्दों से मिलकर बनी है।
इसे यौगिक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जो कम से कम दो शब्दों से मिलकर बनी है, ऐसी संज्ञा शब्द, उसे क्या कहते हैं? हम यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने बात करी, कुछ शब्द ले लेते हैं, मतलब इसमें कैसे शब्द होते हैं जो दो से मिलकर बनते हैं। जैसे हमने बात करी पाठशाला, पनघट, या हमने ले पनघट, डाकघर, आदि। पाठशाला, पनघट, डाकघर आदि ऐसे शब्द क्या हैं? हमारे यौगिक शब्द हैं। और यौगिक शब्द आपको पता ही है, आपको दिखाई दे दिया होगा कि क्या है इसकी डेफिनेशन, कि कम से कम दो शब्दों से मिलकर ही जो बनती है वो कौन सी संज्ञा बनती है? हमारी यौगिक संज्ञा बनती है। अब हम इसे अलग करें, अगर तोड़ें तो पाठ और शाला, पाठ और शाला, तो ये दो टूट गए, मतलब ये अलग शब्द है, शाला अलग शब्द, तो इन शब्दों को ही जोड़ के हमारी क्या बनी है? पाठशाला। पनघट, पन और घट, डाकघर, डाक और घर, इन शब्दों को ही जोड़कर हमारे क्या बना है? पूरा एक शब्द पाठशाला, पनघट, डाकघर। तो ऐसी ही कौन सी संज्ञा होती है? वो होती है हमारी यौगिक संज्ञा। फिर इसके बाद आती है हमारी योग रूढ़ संज्ञा। कौन सी? योग रूढ़ संज्ञा। इसमें एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाएगा, मतलब ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि शब्द बताइए, कि अविकारी विकारी शब्द बताइए। ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक तो रख दिया जाएगा कि जैसे विकारी शब्द है और अलग नहीं है, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें विकारी शब्द कौन सा है, तो आपको पता करना होगा कौन सा है। और ये भी पूछ सकता है कि बताइए यौगिक शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द कौन सा है। जैसे मैंने अब बताया है, हर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और हर एग्जाम्पल, हर शब्द के अकॉर्डिंग अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमारे यौगिक शब्द है, कौन सा हमारा रूढ़ शब्द है और कौन सा हमारा योग रूढ़ शब्द है। क्लियर है? जो दो शब्दों से मिलकर बनी होती है वो होती है हमें यौगिक, और जिसका कोई अर्थ ही ना निकले टूट के वो होती है रूढ़। और योग रूढ़ की बात हम अब कर ही रहे हैं। योग रूढ़ होता है हमारा ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु अपने समान अर्थ प्रकट नहीं करते। अर्थ प्रकट नहीं करते, बल्कि किसी परंपरा के विशेष अर्थ को
बल्कि किसी परंपरा के विशेष अर्थ को प्रकट करती है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु अपने समान अर्थ प्रकट नहीं करते, बल्कि किसी परंपरा की विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं मतलब किसी परंपरा से जुड़े हुए ये सामाजिक तौर पर कुछ ऐसे अर्थ निकलते हैं इन शब्दों के, जिन्हें हम योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। इनके समान अर्थ नहीं निकलते। जैसे समान हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। ऐसे समान अर्थ नहीं निकलते। किसी परंपरा या सामाजिक तौर पर ऐसे अर्थ निकलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कि योग रूढ़ ही जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं। कुछ शब्द देखते हैं और इन्हें यौगिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं यौगिक मतलब दो शब्दों से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका अर्थ समान नहीं होता। कोई सामाजिक तौर या परंपरा के अकॉर्डिंग ही इनका अर्थ निकलता है। जैसे हम इनमें शब्द की बात कर सकते हैं, जैसे हमने लिया जलज, पंकज, लंबोदर, चक्रपाणी, आदि। ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे जलज मतलब जल में पैदा होने वाला वस्तु कह सकते हैं या पौधा कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कमल कहते हैं। पंकज पंख में पैदा होने वाला, ये भी क्या है हमारा, कमल। कमल के ही ये दोनों क्या है, पर्यायवाची हैं। क्या है, ये हमारे पर्यायवाची हैं। किसके, कमल के। क्या है, पर्यायवाची। लंबोदर लंबा है जिसका उदर, मतलब किसे कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिसके, मतलब चक्र जो है किसके हाथ में है, विष्णु भगवान के। तो क्या हो गया, विष्णु। तो क्या हो गया, कोई ऐसे शब्द या संज्ञा शब्द जिसका कोई अर्थ अलग हो, तो ऐसे शब्द क्या कहते हैं, हम योग रूढ़ संज्ञा शब्द कहते हैं। क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल कंटिन्यू इसके ही आगे से